हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @PyMed। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए वीडियो कंटेंट डालेंगे। अभी तक मैंने 11th क्लास के लिए फोटोसिंथेसिस पे बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। अब रेस्पिरेशन हमने कंटिन्यू करा है, लेकिन आज से शुरू ये भी करते हैं 9th ग्रेड के, यानी 9th ग्रेड के साइंस के कुछ लेसन्स भी हम डालते हैं। ठीक है। जो कि कुछ टॉपिक्स आपके 9th में होते हैं, ज़्यादातर बायोलॉजी में, तो 9th के कुछ टॉपिक्स 11th में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उससे रिलेटेड ही हम टॉपिक्स बनाएंगे ताकि हमारा दोनों ही कंबाइन हो जाए। ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। और हमें वैसे टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते किस में है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दे आर सिंगल सेल्ड होते हैं। तो दे आर होल प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। ठीक है। आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन कौन से किंगडम में होते हैं, हमने किंगडम पढ़े थे। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर जो होते हैं, वो सारे के सारे, अगर हम बात करें जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जनरली हम एक्सेप्शंस देख सकते हैं, बट प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सिंगल सेल्ड होते हैं। यूकैरियोट्स में भी अगर हम बात करें तो प्रोटोजोअन्स मेंबर जो होते हैं वो आपके प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, या प्रोटिस्टा ग्रुप जो हम बोलते हैं। प्रोटिस्टा ग्रुप में प्रोटोजोअन्स आते हैं वैसे तो, पर जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टियन मेंबर्स जो होते हैं वो आपके यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो उनके अंदर भी अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो तब बनेगी जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो यूनिसेलुलर में तो वो सिंगल सेल है, तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की, राइट। तो शुरुआत ही हम कहाँ से करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। और एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी तो जो क्लासिफिकेशन मल्टी सेलुलर की रखती है वो कहाँ रखती है, या तो प्लांट्स पढ़ेंगे या तो एनिमल पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि आसपास तो हम यही देख रहे हैं ना, और हम एक्चुअली किसकी साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उनकी। ठीक है। तो उनकी ही बायो, उनकी ही फिजिक्स और उनकी ही केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सिंगल सेल के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें मल्टी सेल के बारे में। बट यहाँ पर एक टर्म आ रही है प्रोटोजोन, इसके बारे में बताना जरूरी है। देखिए, प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और ये जोन का मतलब होता है एनिमल। ठीक है। ये आपके यूनिसेलुलर जरूर होते हैं, लेकिन इनके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मेटाजोन्स को पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेटाजोन्स कौन होते हैं आपके, मेटाजोन्स आर बेसिकली द इवॉल्व्ड एनिमल्स। ठीक है। जो आपके इवॉल्व्ड एनिमल ग्रुप होता है, जो एक्चुअल एनिमल किंगडम होता है, वो सब मेटाजोन्स के अंदर आते हैं। ठीक है। जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर, सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे जो सब मेटाजोन्स में आएंगे, जहाँ की जिनकी स्टार्टिंग किससे हो जाएगी, पॉलीफेरा ग्रुप से हो जाएगी। ठीक है। तो प्रोटोजोन्स, मेटाजोन्स। जोन का मतलब होता है लाइक, एनिमल लाइक, और प्रोटो मतलब प्रिमिटिव। प्रिमिटिव एनिमल जो कि यूनिसेलुलर है उन्हें प्रोटोजोन कहते हैं, जो कि प्रोटिस्टा के मेंबर में भी आते हैं। इनके एक मेंबर होते हैं, प्रोटोजोन के मेंबर होते हैं, जैसे कि अमीबा भी होता है, जैसे कि होते हैं डाइक्टोस्टिलियम, डाइक्टोस्टेलम। ये जो मेंबर हैं, ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, लेकिन अगर फूड स्कैरसिटी आती है, यानी अगर खाने की कमी आती है, तो एक कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। और कॉलोनियल फॉर्म में रहने की वजह से यूनिसेलुलर कॉलोनीज, ठीक है, यूनिसेलुलर सेल्स है, लेकिन ये सारे के सारे कॉलोनी बना के रहते हैं। जब ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं तो ऐसा लगता है मल्टी सेलुलर है। ठीक है। तो इनको एज एन मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया जाता है टू स्टडी द मेटाजोन्स। ठीक है। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे प्रोटोजोआ हैं जिनका जीनोम भी सीक्वेंस्ड है, होल जीनोम सीक्वेंस्ड है, और इनके बारे में भी पढ़ा जाता है। इसी को बेस रख के भी हम टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं एनिमल्स के अंदर। ठीक है। डाइक्टोस्टेलियम क्योंकि यूनिसेलुलर है, ये इसलिए फ़ायदे में रहते हैं हम इसको पढ़ने के, क्योंकि एक सिंगल सेल से किस तरह से वो अरेंजमेंट करता है कॉलोनी बनाने के लिए, वो हमें फ़ायदे में रहता है। और भी बहुत सारी स्टडीज़ मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह इनमें हम करते हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ से हम इसको शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, एक सेल नहीं होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे। तो जब ये सेल्स बन जाते हैं तो एक तो आता है सेल एग्रीगेट, फिर ये सेल क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, फर्दर ये ऑर्गन सिस्टम साथ में काम करके एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है, ऑर्गेनिजम्स, राइट। इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंगस हो, उनके वो बहुत बड़ी बॉडी के साथ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील करना है, तो इसीलिए वो काम बांट देता है। ठीक है, कैसे कि जो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब सिमिलर शेप ऑफ सेल्स हैं, जो सिमिलर शेप ऑफ सेल्स हैं वो एक ही तरह का फंक्शन करेंगे, एक साथ फंक्शन करेंगे। सिमिलर शेप ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर, ठीक है, टू अचीव अ फंक्शन, सेम फंक्शन। ठीक है, दे फॉर्म्स टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, और उन सब के बीच में जो सेल्स हैं आपस में अटैच है ना, उन सब के बीच में कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होंगे, तो उस सबको मिलके यानी सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर शेप ऑफ सेल्स जो कि साथ में काम कर रहे हैं, और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। ठीक है, अगर वो सिर्फ सेल एग्रीगेट है, अगर सिमिलर शेप तो है सेल की लेकिन एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो सेल एग्रीगेट है, टिश्यू नहीं, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ इनटू टिश्यू, डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है उसका एज अ टिश्यू। ठीक है, अब सिमिलर शेप ऑफ सेल टिश्यूज व्हेन वर्क टुगेदर टू अचीव सेम फंक्शन दे फॉर्म ऑर्गन। अगर कुछ ऑर्गन से साथ में मिलके एक फंक्शन अचीव करना चाह रहे हैं, सेम फंक्शन अचीव करना चाह रहे हैं, तो ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे ऑर्गनों का काम क्या होता है, सभी धीरे धीरे एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा डाइजेशन करने में, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट जो है वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ लेवल पे डाइजेशन का चल रहा होता है, सभी में एक ही काम चल रहा होता है, डाइजेशन। ठीक है, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम साथ में कोऑर्डिनेट करके एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग या हेल्दी प्लांट या हेल्दी फंगस बना रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डिविजन ऑफ लेबर। अगर हम बात करें एनिमल की, ठीक है, एक एनिमल ह्यूमन बीइंग की या एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की या प्लांट की, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बेस क्या है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे सेल हैं, पहले से ही सेल है ना, तो सभी के अंदर क्या है, किस तरह की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर कैसी होगी। सेल तो नहीं हो सकती, बहुत सारे सेल्स हैं, या तो वो मल्टी सेल्स होंगे, यानी सेल्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे टिश्यू के फॉर्म में, जैसे कि किंगडम पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट्स होते हैं, वो टिश्यू लेवल तक नहीं जाता। देन या तो सिलेंट्रिएटा, सिटनोफोरा, यानी सिलेंट्रिएटा जैसे कि सिनेट्रियंस जो होते हैं, सिलेंट्रिएटा में क्या होता है, उसमें आपके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर प्लेटीहेल्मिनेट्स से आगे जाते हुए प्लेटीहेल्मिनेट्स, एसेलीहेल्मिनेट्स, इनमें अगर हम देखें तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यू लेवल की, सॉरी ऑर्गन लेवल की। फर्दर अगर आगे जाते हैं, जैसे कि आपके काइनोडर्म्स होते हैं, उनके अंदर आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो मल्टी सेल्स तो ये होते हैं, यानी इनका बेस क्या है, बहुत सारे सेल एग्रीगेट इनका बेस हो सकता है, या टिश्यू इनका बेस हो सकता है, सेल इनका बेस नहीं हो सकता। ठीक है, बेस अगर हम बात करें मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की, तो वो है सेल एग्रीगेट, जैसे कि पॉरीफेरा है उसमें सेल एग्रीगेट्स होते हैं। फर्दर कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेवल जैसे सिलेंट्रिएटा, सिटनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर अगर हम आगे जाते हैं तो ऑर्गन लेवल, और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, यानी जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है। ठीक है, तो वो इनके अंदर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म को पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो आज हम शुरू करते हैं टिश्यूज, व्हाट आर टिश्यूज एंड व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड इन प्लांट्स। सो आज से शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एनिमल टिश्यू सिस्टम शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें कि एनिमल्स में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है,
एनिमल में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एनिमल में क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। सेल एग्रीगेट मतलब सेल इकट्ठे हैं, लेकिन अगर उसको भी हम पढ़ना चाहें तो एज एन टिश्यू ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हेन सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, व्हेन सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर टू अचीव सेम फंक्शन एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज टिश्यू, इसको हम टिश्यू कहते हैं। अब जो आपके टिश्यू सिस्टम है वो एनिमल में कई तरह का है। दे मे बी एपिथेलियम टिश्यूज, एपिथेलियम ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यूज। दे मे बी एपिथेलियम टिश्यूज किसके लिए होते हैं, देयर मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, मैकेनिकल फंक्शन इनका क्या होता है, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन आपको देते हैं। देन दे मे बी कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं बोन्स को, अगर हम बात करें बॉडी फ्लूइड्स जो है वो ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं। बोन्स जो होती हैं वो भी 2 ऑर्गन को कनेक्ट करती हैं। बोन्स के अलावा अगर हम कार्टिलेज बोले वो भी आपके ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, मसल को बोन से भी कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू आपके अलग अलग तरह के होते हैं। देन मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए मूवमेंट में मदद करते हैं, बॉडी की लोकोमोशन में मदद करते हैं और किसी भी तरह की मूवमेंट में मदद करते हैं। फिर हमारे न्यूरल टिश्यू आते हैं, नर्वस टिश्यू सिस्टम। न्यूरल टिश्यू मैसेंजर्स होते हैं, ये भी कनेक्टर्स की तरह ही होते हैं, कनेक्शन की तरह होते हैं, बट ये मैसेज के जरिए कनेक्ट करते हैं। एक मैसेज को दूसरी जगह, एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू सिस्टम। एपिथेलियम टिश्यू सिस्टम फंक्शन क्या है एपिथेलियम टिश्यू सिस्टम का? एपिथेलियम टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें, एपिथेलियम टिश्यू की बात करें, तो एपिथेलियम टिश्यू बेसिकली एक लेयर बनाता है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ लेयर और सरफेस लेयर, इट फॉर्म्स अ सरफेस लेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है, सरफेस लेयर ऑफ द बॉडी विच इज कनेक्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, कनेक्टिंग टू इन्वायरमेंट फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से अगर हमारी जो स्किन है वो किससे बनी है, एपिथेलियम टिश्यू से बनी है, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट करिए, कनेक्ट टू द इन्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड से किससे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, अंदर क्या है उसके, एंड उसकी इनर सरफेस फ्रॉम इनर सरफेस कहाँ से जा रहा है, ये इनर सरफेस किसको कनेक्ट कर रही है, इनर सरफेस टू द बॉडी कैविटीज। हमारी जो बॉडी कैविटीज हैं उनको, उनकी तरफ, या बॉडी कैविटीज या बॉडी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, या फिर हम कह सकते हैं अंदर की तरफ से कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़ा हुआ है, और बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। जो भी ह्यूमन बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी के बाहर की तरफ जो स्किन बनी हुई है, जो स्किन लेयर है हमारी, ये किसकी बनी हुई है, एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई है। बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रही है और अंदर से कनेक्टिव टिश्यूज को फेस कर रही है, ठीक है। इसको हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। मेन इसके फंक्शन क्या है, ज़रूरत क्या है हमें एपिथेलियम टिश्यू की? एपिथेलियम टिश्यू प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशंस, हमारी स्किन जो है उसमें रेडिएशन वगैरह से हमें बचाती है। फ्रॉम डेसिकेशन, जो हीट है या फिर हीट है, इसके अलावा कूल स्टॉर्म है, ठीक है, डेसिकेशन, कूल वेव्स हैं, उनसे बचाती हैं। प्रोटेक्शन करती है डेसिकेशन से, रेडिएशन से, और फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल डस्ट, डर्ट और पैथोजेंस, इनसे हमें बचा के रखती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन इनका काम है। इसके अलावा इसका काम दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन के अलावा इसका काम है डेसिकेशन, प्रोटेक्शन के अलावा इसका काम है सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ मेनी टाइप ऑफ ग्लैंड्स, आइदर एंडोक्राइन ग्लैंड की के फॉर्म में, एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर लाइनिंग कर रहे हैं तो, एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर लाइनिंग कर रहे हैं तो, ब्लड वेसल्स की अगर लाइनिंग कर रहे हैं तो, यानी डक्ट की कर रहे हैं तो, ठीक है, तो वो सिक्रीट करेंगे कुछ ना कुछ। थर्ड, एब्जॉर्प्शन भी इनका काम है, सिक्रीशन के अलावा कुछ एब्जॉर्ब करना, जैसे कि ब्लड वेसल्स जो आपकी होती हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को, ठीक है, ब्लड वेसल्स आपका अगेन इसमें आ जाएगा।
फिर एक है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स। जो केमिकल्स होते हैं उसको बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना, एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स, या एक सेल ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे सेल ऑर्गेनाइजेशन तक लेके जाना, क्योंकि सबसे बाहर तो यही है ना, तो यही एक्सचेंज करके देंगे। ठीक है, ये इनके मेन फंक्शन है, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स। अब अगर हम देखें ये हमारा है, अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखें खुद एपिथेलियम की, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन इन एन एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू सिस्टम, कैसी है ऑर्गेनाइजेशन इनकी। एपिथेलियम टिश्यू सिस्टम जो है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, दी सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, ठीक है, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, सेल्स कॉम्पैक्ट हैं विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ये जो लाइन है ना वो एक्चुअली हम प्लांट के एपिडर्मिस में भी पढ़ते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ऑल्सो दे आर नॉन मस्कुलर, इनके अंदर कोई वस्कुलर सिस्टम, कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, ठीक है, नो वस्कुलर सिस्टम, एक्सेप्ट ऐसा नहीं कह सकते सभी में नहीं होती, सभी तरह के एपिथेलियम में नहीं होती, एक्सेप्ट अगर वो लाइनिंग कर रही हैं, एक्सेप्ट इफ दे आर लाइनिंग एनी ग्लैंड, ठीक है, एनी ग्लैंड, अगर वो ग्लैंडुलर है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है तो उसमें वस्कुलर होंगे, वस्कुलर सिस्टम होगा, अदरवाइज नहीं। अब उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो है ही नहीं, तो उसको तो खुद को न्यूट्रिएंट तो चाहिए इन सेल्स को, राइट। अब उसके लिए इनको कनेक्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। नीचे क्या आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये नीचे क्या आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। मैं ऐसे ही सेल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, कनेक्टिव टिश्यूज़ इस तरह के थोड़ी ना होते हैं, ब्लड सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं आपके, ठीक है। ये जो नीचे लेयर है वो है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। ये जो आपके एपिडर्मल सेल्स हैं ये आपके कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, सॉरी एपिडर्मल डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए, एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो आपके कनेक्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम से। एपिथेलियम टिश्यू सिस्टम जो होता है वो कनेक्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यूज इनको न्यूट्रिएंट पास करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास खुद वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, ये खुद कॉम्पैक्ट होते हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, तो इसीलिए ये ट्रांसफ़र करते हैं इनको न्यूट्रिएंट, ठीक है, थ्रू अ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है बेसल मेम्ब्रेन, इनका जो बेस होता है एपिथेलियम टिश्यू का उसके नीचे होती है आपकी बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी हाईली सिलेक्टिवली परमेबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, और ये हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू टू देम। जो ग्रोइंग एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उसे यहाँ से न्यूट्रिएंट मिलता है, और जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो इससे कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू बेसल मेम्ब्रेन, तो इनके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। सो यहाँ पर आपके टाइट जंक्शंस होते हैं, बेसल मेम्ब्रेन जो होती है वो फैसिलिटेटेड होती है विद टाइट जंक्शंस एंड डेस्मोसोम्स। ये क्या करते हैं, टाइट जंक्शंस या डेस्मोसोम्स क्या करते हैं, टाइट जंक्शंस जो होते हैं वो मटेरियल को जो कनेक्टिव टिश्यू के जरिए एपिथेलियम टिश्यू में जा रहा है, जो न्यूट्रिएंट जा रहा है उनको नरिश करने के लिए एपिथेलियम टिश्यू को, उसे लीक नहीं होने देते। जंक्शंस जो कि लीक नहीं होने दे वो टाइट जंक्शन हो गए। और डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो इंटरसेलुलर कनेक्शन बनाने के लिए काम आते हैं, जो एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्शन बनाते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन, इस तरह के कुछ कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आपके डेस्मोसोम्स हो गए। सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें तो हमने यहाँ पे पढ़ा। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो सुनने में भी आपको बोरिंग लगेगी, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर आएंगे टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, और दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। सबका फंक्शन अलग है, पोजीशन अलग है, शेप अलग है, ठीक है, क्योंकि ये हमें डिफरेंस ज़रूर करना चाहिए कि शेप अलग अलग किस किस की है, फंक्शन क्या है और पोजीशन क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम इसको एक ब्रीफ
तरह से लाएंगे ताकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आपके वो काम ज़रूर आए, क्योंकि आजकल आने लग गया है कि एक साइड पे आपके स्ट्रक्चर लिखा होगा, एक साइड पे फंक्शन लगा होगा, फिर आप मैच करिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।